नीतीश क्यों भागेंगे? नीतीश इसलिए भागेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे क्योंकि उनको बिहार में विधानसभा चुनाव करवाना है। नीतीश आज भी चाह रहे हैं कि एक ही महीना के लिए हो लेकिन हम पीएम बन जाए, पूर्व प्रधानमंत्री का तमगा हमारे साथ लग जाए। अगर नीतीश हाथ बढ़ाते हैं तो दौड़ कर नहीं, भड़बड़ाते हुए हाथ पकड़ेंगे तेजस्वी यादव कि कम से कम नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो सरकार बन जाएगी। हम 22 जुलाई से 19 अगस्त तक का डेट आप नोट कर लीजिए। इसी सावन में आदमी कहता है कि गृह प्रवेश भी लोग करते हैं, नया काम शुरू किया जाता है, सब चीज नया किया जा सकता है। तो हो सकता है कि नीतीश फिर से एक नई राजनीति शुरू करें। तो यही डेट कहा गया। ललन सिंह अपने करियर के अभी पीक पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जदयू के बनकर वो चीज उनको नहीं मिला था जो अब मिला है। 11 सांसद जो टूटने की बात है ना, उसमें ललन सिंह ही भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा कोई भूमिका उसमें निभाने के मतलब स्टेटस में दिख नहीं रहा। नीतीश किसी तरह चाह रहे हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाए, और ये सिर्फ एक बेचैनी पूरे पार्टी में सिर्फ नीतीश कुमार को पकड़े हुए हैं, और बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। बीजेपी बिहार को स्पेशल स्टेटस हो सकता है दिलवाए, संभव तो नहीं लगता है लेकिन प्रयास जरूर कर सकती है। अगर दिल्ली में आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो उसका कारण बना है बिहार, और बिहार में उसका कारण बने हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो 200 सभा करके भी फेल कर गए। तो तेजस्वी को तो अपना राजनीतिक करियर का डर है। अगर 30-35 के बीच में ऑलरेडी सिमट गई आगामी विधानसभा चुनाव में, तो आप मान कर चलिए कि तेजस्वी की राजनीति शुरू होने से पहले ही उसकी तिलांजलि दे दी जाएगी। नीतीश कुमार इतने बड़े पद पर उनको बरकरार रखे हुए हैं, मतलब सीधा सीधा ये छापा, ये अटैक जो है ईडी का, परिवर्तन निदेशालय का, वो नीतीश कुमार के ऊपर है। 1.5 साल महागठबंधन में थे तब भी उनके ऊपर छापा नहीं पड़ा, लेकिन आज क्या परिस्थितियां बन गई कि केंद्र को ये काम एक्शन लेना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव पूरा हो गया। नरेंद्र मोदी तीसरी दफे प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले लिए, लेकिन इस चुनाव में सहयोगियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चंद्रबाबू नायडू हो या फिर बिहार से नीतीश कुमार हो, इनके बूते केंद्र की सरकार चल रही है। आपको बता दें कि गठबंधन की सरकार होने के बाद से लगातार बिहार से मांगे की जा रही हैं स्पेशल स्टेटस को लिए, स्पेशल पैकेज के लिए, आरक्षण के लिए। इन सब के साथ आपको बता दें कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी और दिल्ली की सरकार बिहार पर ज़्यादा निर्भर है, ऐसे में ही सरकार के एक बड़े अधिकारी पर परसों ईडी के द्वारा छापेमारी की गई। आपको बता दें, संजीव हंस नीतीश के काफ़ी दुलारे अफसर माने जाते हैं। कई अहम पदों पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में ऊर्जा विभाग जो है, यानी कि बिजली जो है, उन्हीं के हवाले है और ईडी का छापा पड़ता है। ऐसे में जो जानकार हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, उनका यही कहना है कि ये संजीव हंस आईएएस अधिकारी पर छापा नहीं बल्कि नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी चल रही है। और नीतीश कुमार भी कुछ ऐसी मांग है, नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है जो भले ही अभी सामने न आ रहा हो, लेकिन ये सब कोई जान रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, और इसी का फलाफल था ये रेड। ऐसे में नीतीश कुमार क्या इस रेड से डरेंगे या फिर मुकाबला करेंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे या फिर कुछ अलग अपना रास्ता तय करेंगे? क्या नीतीश कुमार इस सरकार के साथ ही चुनाव में जाएंगे या किसी अलग गठबंधन के साथ जाएंगे? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हैं उदीप्त आर्यन। उदीप्त से बात करेंगे। उदीप्त, छापा कहा जा रहा है संजीव हंस पे नहीं, नीतीश कुमार पे पड़ा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है आदेश जी। अन्य राज्यों को अगर हम देखें तो बंगाल में अगर किसी अधिकारी पर छापा पड़ता है, अभी पिछले साल झारखंड में एक बड़ी अधिकारी पूजा सिंघल के ऊपर छापा पड़ा था, पता नहीं कितना पैसा मिला था, कई दिन खबर चल रहा था। तो कहा गया कि हेमंत सोरेन के ऊपर यह अटैक है। बंगाल में किसी अधिकारी पर छापा पड़ता है तो कहा जाता है कि ममता बनर्जी पर छापा पड़ा है। तो बिहार में अगर देखिए, संजीव हंस करीबी है कि दूरी है, मतलब दूर नीतीश कुमार से उनके संबंध कैसे हैं ये मायने नहीं रखता है। कोई भी अधिकारी है वो सरकार के लिए ही काम करता है। किसी भी अधिकारी पर अगर छापा पड़ रहा है तो वो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि आपके नाक के नीचे, और वो भी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव 97 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बहुत काफी सीनियर, मतलब अब तो रिटायरमेंट पे पहुंच रहे होंगे, उनके ऊपर अगर छापा पड़ रहा है, और वो भी एक जगह नहीं 21 ठिकानों पर, मतलब एड़ी से चोटी तक नाप दिया गया, सभी जगहों पर। कहा, खबर आया कि संजीव हंस जो है वो जब छापा पड़ना शुरू हुआ तो डर से अपने कमरे में बंद हो गए थे। रोल्स रॉयस का घड़ी, लैपटॉप, अब कितना कैश बरामद हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि करोड़ों का
संपत्ति जब्त किया गया है। तो साफ मतलब है कि संजीव हंस जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। और मनी लॉन्ड्रिंग के देखिए ईडी का काम क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो करता क्या है, मूलतः उसका काम है काला धन पर ही कार्रवाई करना। एक और चीज है, मैं जोड़ देता हूं आपको, बिल्कुल। एक महिला पर जिसने वो आरोप लगाया कि संजीव हंस ने उसके साथ बलात्कार किया, बच्चा पैदा हुआ है। और आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में पटना पुलिस के एसएसपी ने उनका जो जांच किया उसमें कहा कि महिला का आरोप सही है और हवाला के जरिए उन्हें पैसा भी दिया गया। बिल्कुल। बावजूद इसके 15 महीने तक नीतीश कुमार उन्हें ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव, बिहार पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन का सीएमडी बनाए रखते हैं। बिल्कुल। आदेश जी आपको याद होगा 2021 में जब हम लोग दूसरे चैनल में हुआ करते थे, हम लोग साथी थे, उस समय भी उस महिला का हमने इंटरव्यू भी किया था। उनका नाम सार्वजनिक करना सही तो नहीं है, लेकिन वो और उनके जो उस समय उनका बेटा शायद 2.5-3 साल का था, हमारा दफ्तर भी आया था, तब भी वो बहुत पीड़ित थी और कैमरे पर उन्होंने संजीव हंस के ऊपर खड़े खड़े आरोप लगाए थे, मुझे याद है। तो इतना सब होने के बाद भी अगर नीतीश कुमार उनको, और बीपीएसएचसीएल जो है उसके प्रधान सचिव, उसके मतलब चेयरमैन है वो, बिहार को बिजली दे रहे हैं देखा जाए तो, नीतीश कुमार इतने बड़े पद पर उनको बरकरार रखे हुए हैं। मतलब सीधा सीधा ये छापा, ये अटैक जो है ईडी का, परिवर्तन निदेशालय का, वो नीतीश कुमार के ऊपर है। अब इसका आप सोचिए ना कि नीतीश कुमार जब एनडीए गवर्नमेंट के साथ नहीं थे, अभी से कुछ महीने पहले तक, जनवरी में नवाए हैं, उसके पहले तक तो 1.5 साल महागठबंधन में थे, तब भी उनके ऊपर छापा नहीं पड़ा। लेकिन आज क्या परिस्थितियां बन गई कि केंद्र को ये काम एक्शन लेना पड़ा। और देखिए बिना केंद्र के अनुमति के मुझे नहीं लगता है, निजी तौर पर, ये मेरा निजी विचार है कि ईडी इस तरीके का कार्रवाई करेगा। तो क्या कारण है? देखिए कई बातें कही जा रही हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि स्पेशल स्टेटस, जिसका आपने भी जिक्र किया, स्पेशल पैकेज का चर्चा आपने कर दिया, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का भी एक मुद्दा चल रहा है कि लोकसभा से उसको कराया जाए। नीतीश कुमार पूरा प्रेशर दे रहे हैं। लेकिन आदेश जी देखिए, मूल कारण में अगर हम जाए ना, तो नीतीश कुमार के लिए विशेष राज्य का दर्जा कोई बहुत मायने नहीं रखता। इस बिहार को पहले स्पेशल स्टेटस मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये नीतीश के लिए बहुत मतलब इसका नहीं है। ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। वोट मांगने के लिए जब नीतीश जाएंगे ग्राउंड में चुनाव के समय, तो गिनवाने के लिए ये हो सकता है कि देखिए हमने मांग किया या हमने दिलवा दिया, यही ना दो में से एक हो सकता है। आरक्षण का मामला भी कोई बहुत बड़ा नीतीश के लिए मामला नहीं है, वो लालू यादव के लिए हो सकता है। नीतीश बिहार में विकास पुरुष है के तौर पे माने जाते हैं, है कि नहीं वो छोड़ दीजिए, और लालू समाजवादी नेता के रूप में स्थापित है। अब मसला ये है ना कि जो दिल्ली से मेरे सोर्स, सुबह हमारी बातचीत हुई तो उनको जो खबर मिला, नीतीश किसी तरह चाह रहे हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाए। और ये सिर्फ एक बेचैनी पूरे पार्टी में सिर्फ नीतीश कुमार को पकड़े हुए हैं। कैसे भी नीतीश कुमार तो चाह रहे हैं, देखिए जिन्होंने मुझे बताया है वो नीतीश के एक बेहद करीबी नेता के बहुत नजदीकी व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार तो चाह रहे हैं कि बीजेपी अनाउंस कर दे, मतलब निर्वाचन आयोग के माध्यम, कि अगस्त के महीने में ही अनाउंसमेंट हो जाए कि बिहार में इस विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। नीतीश का सिर्फ यही मांग है और बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। बीजेपी बिहार को स्पेशल स्टेटस हो सकता है दिलवाए, संभव तो नहीं लगता है, लेकिन प्रयास जरूर कर सकती है। आरक्षण पर भी बीजेपी काम कर सकती है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव नहीं करवा सकती। बीजेपी को डर है इस बात का कि कहीं अगर विधानसभा चुनाव हो जाए और नीतीश 100+ सीट चले जाए, जो कि पूरी संभावना है कि जा भी सकते हैं, तो उस परिस्थिति में बीजेपी का क्या हाल होगा, ये डर बीजेपी को है। तो उसी दबाव को बनाए रखने के लिए बीजेपी के द्वारा हो सकता है कि ईडी के द्वारा ये कार्रवाई कराई गई। अब नीतीश के भागने की चर्चा है। नीतीश बहुत नीतीश क्यों भागेंगे आखिर? देखिए तमतमाए हुए हैं नीतीश कुमार। ये वीडियो अगर हमारा नीतीश कुमार के कोई करीबी व्यक्ति देख रहे होंगे तो उनको पता होगा अच्छे से कि नीतीश कुमार गुस्से में है। नीतीश कुमार बहुत गुस्से में है। ये छापा जो है ना, ये साधारण इसको मत लीजिए। भले ही खबर हल्के में चल गया कि संजीव हंस के आवास पर छापा पड़ा, 21 ठिकानों पर छापा पड़ा, गुलाब यादव का छापा पड़ा, नीतीश कुमार इससे बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है। और नीतीश के आपका जो सवाल है आदेश जी कि नीतीश कुमार क्यों पलटेंगे, बीजेपी कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं कराएगी, ये आप लिखवा कर ले लीजिए। आज देखिए पटना में बैठक चल रही है बीजेपी के कार्य समिति की, दोनों के दोनों विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर एक्शन बीजेपी लेने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और हो सकता है कि डिप्टी सीएम का पद भी चला जाए विजय सिन्हा का, ये संभव है। अब इसके बाद बीजेपी अपना यहां पर काम करने के लिए
ये आए हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं, और दिल्ली की बीजेपी भी बिहार पर बड़ा फोकस की हुई है। बीजेपी यहाँ अपना, अश्विनी चौबे वो हवा में बात नहीं बोले थे, अश्विनी चौबे जो बोले थे ना उनके मुंह से निकल गया था, फिर उस पर वो बरकरार रहे। ये बीजेपी की दिल्ली की रणनीति है। नीतीश क्यों भागेंगे? नीतीश इसलिए भागेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे क्योंकि उनको बिहार में विधानसभा चुनाव करवाना है। उनको बिहार में विधानसभा चुनाव करवाना है। आरजेडी चुनाव करवाएगी, अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो वो। देखिए आरजेडी की स्थिति क्या है, ये बहुत बहुत रेलेवेंट सवाल है। आरजेडी की स्थिति अगर आप समझिए आदेश जी, तो आज जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ पूरे देश में, उसके तुरंत बाद दैनिक भास्कर के हवाले से वो खबर मैंने पढ़ा था, और वो खबर बहुत तथ्यात्मक खबर था। बिहार में मात्र 35 या 36 विधानसभा सीटों पर आरजेडी लीड की थी। लोकसभा चुनाव के एंगल से हम बता रहे हैं, मतलब जितने लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी आरजेडी, उसमें जैसे कि मान लीजिए कि आप दानापुर विधानसभा पकड़ लीजिए, वहां पर पीछे हो गई थी, मनेर में आगे थी। तो मनेर एक उदाहरण है कि मनेर में मीसा भारती आगे चल रही थी मनेर विधानसभा के वोटर्स के तौर पे। वैसे वैसे मात्र 35 या 36 विधानसभा सीटें थी बिहार में जहां पर आरजेडी लीड ली है पूरे बिहार में। तो आप आकलन लगा लीजिए कि अगर आज जिस गठबंधन में एनडीए चल रहा है, नरेंद्र मोदी है, मतलब बीजेपी है, नीतीश कुमार है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, इतने जो नेता एक साथ हैं कलेक्टिव तौर पर, अगर एक साथ रहकर ये विधानसभा चुनाव लड़ गए तो आपको 2010 का चुनाव परिणाम याद है? कितने सीटें आई थी आरजेडी को? 22 या 24, हाँ 22 ही आया था शायद। 22 विधानसभा सीट आरजेडी को आया था। इस बार हो सकता है कि 22 तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 30-35 के बीच में आरजेडी सिमट जाएगी। अगर 30-35 के बीच में आरजेडी सिमट गई आगामी विधानसभा चुनाव में, तो आप मानकर चलिए कि लालू की राजनीति तो वैसे भी अब खत्म पे ही है, अंतिम दौर पे चल रही है। तेजस्वी की राजनीति शुरू होने से पहले ही उसकी तिलांजलि दे दी जाएगी। पूरी तरीके से तेजस्वी राजनीतिक रसातल में चले जाएंगे, और उनका अपना जो वोट बैंक है, जो अब तो सीमांचल में बचा भी नहीं, सीमांचल तो पूरा साफ हो गया है, जो मगध शाहाबाद के इलाके में बचा हुआ है, वो वोट बैंक का भी विश्वास तेजस्वी से उठ जाएगा। और देखिए राजनीति में सारा खेल विश्वास और परसेप्शन का ही होता है। आज अगर रुपौली हारे तेजस्वी, बीमा भारती हारी हैं, तो इसका सिर्फ एक कारण था। अच्छा, पूर्णिया का आपको एक एग्जांपल देते हैं। पूर्णिया का जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया देश, 27,000 वोट बीमा भारती को आया था। सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरजेडी, मतलब 5 जुलाई 1997 को, जब से राजद का स्थापना हुआ, उस समय से लेकर करीब 27-28 साल राजद को हो गया, मतलब चुनाव लड़ते हुए। पूरे राजनीतिक कैरियर में राष्ट्रीय जनता दल के सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस, सबसे कम वोट जो है ना, वो पूर्णिया लोकसभा में आया है। मतलब झारखंड के लोकसभा में भी अगर आरजेडी का प्रत्याशी लड़ा है तो 27,000 से ऊपर वोट लाया है। क्या कारण बना कि पूर्णिया में इनका जमानत छोड़िए, नोटा से कम वोट आ गया? जस्ट बिकॉज ऑफ परसेप्शन। वहां के लोगों को यह विश्वास हो गया कि एक यादव को देखना नहीं चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो यादव पप्पू यादव है। और वही परसेप्शन काम किया कि पप्पू यादव को 6.25 लाख वोट आ गया, और आरजेडी के लिए 40 विधायक उतारे गए थे बीमा भारती को, कोई काम नहीं आ पाया। तो वोटर्स के ऊपर परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल है। अब बंगाल, अब इसका रुपौली पकड़ लीजिए, शंकर सिंह क्यों जीत गए वहां पर? शंकर सिंह वहां इसलिए जीत गए क्योंकि रुपौली और पूरे बिहार की जनता के बीच एक मैसेज अभी सर्कुलेट कर रहा है। वो मैसेज यही है कि अगर दिल्ली में आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो उसका कारण बना है बिहार, और बिहार में उसका कारण बने हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो 200 सभा करके भी फेल कर गए। तो तेजस्वी को तो अपना राजनीतिक करियर का डर है। अगर नीतीश हाथ बढ़ाते हैं तो दौड़ कर नहीं, भड़बड़ाते हुए हाथ पकड़ेंगे तेजस्वी यादव कि कम से कम नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो सरकार बन जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे, तो अगला 5 साल के लिए हम सेफ रहेंगे। तो ये जो आपका सवाल है कि तेजस्वी क्या करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है तेजस्वी के पास। जदयू पार्टी जो है वो नीतीश कुमार का साथ देगी इस समय? हाँ, ये एक बहुत रेलेवेंट सवाल हो सकता है, एक बहुत जायज, मतलब कहिए कि चर्चा का विषय है। जदयू कितना साथ देगा? ललन सिंह बड़ा दिनों बाद पहली बार केंद्र में मंत्री बने, उसके लिए न जाने कितने प्रयास किए गए। बिल्कुल, और मोदी जी तो उनको एकदम बगल में बुलाकर बैठा रहे हैं कि आइए ललन बाबू बैठिए, रेल मंत्री सामने बैठ रहे हैं, और एक साधारण विभाग के मंत्री जो है वो नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठ रहे हैं। देखिए ललन सिंह अपने करियर के अभी पीक पर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जदयू के बनकर वो चीज उनको नहीं मिला था जो अब मिला है। भाई केंद्र का मंत्री बन जाना अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि होता है, और वैसा व्यक्ति जो शुरू से मतलब राजनीति ही कर रहा है, ललन सिंह। ललन सिंह क्या करेंगे इस पर निर्भर करेगा कि जदयू का स्टैंड क्या रहेगा। देखिए 2 ऑप्शन है। पहला, अगर नीतीश कुमार भागते हैं, इधर स्किप करके आते हैं, तो ये हो सकता है कि ललन सिंह भी उनके साथ चले जाए। क्यों जाएंगे पहले ये समझ लीजिए।
नीतीश कुमार अगर जाते हैं वापस महागठबंधन में या कहिए इंडिया गठबंधन में, तो वो जरूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में भी बन जाए, बीजेपी को अब दस्त कर दिया जाए। ये नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे। उसके लिए हो सकता है कि वो टीडीपी से बातचीत भी करेंगे, चंद्रबाबू नायडू को समझाने का भी कोशिश करेंगे, वो प्रधानमंत्री का पद भी उनको दे सकते हैं। दूसरा चीज, अगर ऐसा होता है तब ललन सिंह को हो सकता है कि इससे बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाए अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। देखिए, आपको गौर किए होंगे आदेश जी, आपने भी वो खबर चलाया था कि चिराग को रेल मंत्रालय मिल सकता है, ललन सिंह को फाइनेंस वित्त मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार कोई सिफारिश नहीं किए थे ललन सिंह के लिए। जो विभाग मिल गया उस पर नीतीश कुमार डन कर दिए। क्यों किए थे? नीतीश कुमार हमेशा अपना एक ऑप्शन बचा कर रखते हैं। अगर आज ललन सिंह वित्त मंत्री बन गए होते या रेल मंत्री बने होते, तब उनके लिए बड़ा मुश्किल होता वो गद्दी छोड़ना, बहुत मुश्किल हो जाता वो गद्दी छोड़ना। इसीलिए उनको पंचायती विभाग दिलवाया गया, ऐसा विभाग जिसको कभी भी वो छोड़ सकते हैं, पशुपालन विभाग, और उसको छोड़कर वो बड़ा मंत्रालय पकड़ सकते हैं। तो ये नीतीश का एक ऑप्शन नीतीश ने खोल कर रखा। अब समझिए कि दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है अगर ललन सिंह नहीं भागे तो। कल ही उनको शामिल किया गया है इसमें नीति आयोग में। क्यों एक चेयर उनको दिया गया, चिराग पासवान को भी दिया गया। क्यों दिया गया है? हो सकता है बीजेपी उनसे ये भी कमिटमेंट कर रही हो, बातचीत चल रहा हो। खबर भी इस पर हमने किया था 7-8 दिन पहले, जदयू के कुछ विधायक से फोन भी आया था हमको लेकर कि इस खबर की क्या सत्यता है। देखिए, 11 सांसद जो टूटने की बात है ना, उसमें ललन सिंह ही भूमिका निभा सकते हैं, दूसरा कोई भूमिका उसमें निभाने के मतलब स्टेटस में दिख नहीं रहा है। हो सकता है बीजेपी उनको ये प्रॉमिस करके रखे कि अगर आप अपने 11 सांसद लेकर हमारे मुसीबत में हमारे साथ रह गए तो वहां जो विभाग आपको मिलेगा मंत्रालय, वो हम भी आपको दे सकते हैं। ये बीजेपी कर सकती है। बीजेपी के लिए कौन सा बड़ा बात है? जब सरकार पर ही सवाल बन के आ जाएगा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद छोड़कर कोई भी पद दिया जा सकता है, कोई भी कैबिनेट दिया जा सकता है ललन सिंह को। तो दोनों ऑप्शन है, मतलब ललन सिंह के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। उधर रहेंगे तो भी उनको मिल सकता है, इधर आएंगे तो भी मिल सकता है। नीतीश फिर कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर मनना चाहें? देखिए, नीतीश के प्रधानमंत्री बनने पर, देखिए नीतीश के अंदर वो कीड़ा, आयुष्मान आप बोल रहे थे कि नीतीश के अंदर वो कीड़ा अभी नहीं बढ़ा है। नीतीश आज भी चाह रहे हैं कि एक ही महीना के लिए हो लेकिन हम पीएम बन जाए, पूर्व प्रधानमंत्री का तमगा हमारे साथ लग जाए। आप समझिए कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पहला नाम जो आएगा वो राहुल गांधी का ही आएगा। नीतीश का नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर ऑब्स्टेकल एक नेता खड़ा कर सकते हैं, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हो सकती है कि वो तैयार नहीं हो राहुल गांधी के नाम पर, तब नीतीश का नाम आगे बढ़ सकता है शायद। लेकिन फिर वहां पर भी एक ये हो जाएगा, कैसे तैयार हो जाएगा? वहां पर भी हाँ वही सवाल आ जाएगा कि भाई उनसे बड़े कद की नेता है, अपनी सरकार चला रही है, अधिक सांसद अकेले जिता दी है बंगाल में। लेकिन ममता, मैंने परसेप्शन का जिक्र किया, ममता बनर्जी के चलते अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में नहीं बन पाई, देखिए ये सारे परसेप्शन की बात है और सब हम प्री एजम्पशन कर रहे हैं। अगर नहीं बन पाई तो फिर बंगाल के जो 35% मुसलमान वोटर हैं उनके बीच एक निगेटिव मैसेज चला जाएगा कि ममता बनर्जी के चलते अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पीएम बने हुए हैं। तो हो सकता है कि ममता भी कॉम्प्रोमाइज कर जाए। तो कौन बनेगा इंडिया में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री? ये तो नीतीश, राहुल और अखिलेश, आज अखिलेश प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया है सुबह कि 100 सांसद लेके आओ प्रधानमंत्री बनो। इस सुबह उनका ट्वीट है, अभी मैं ट्वीट उनका देख रहा था। तो उसके अंदर एक खेल चल रहा है इंडिया गठबंधन में, माहौल शांत नहीं है, राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर। अब नीतीश के ऊपर है कि नीतीश कब भागते हैं। देखिए एक चीज जान लीजिए, 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, सबसे पावन महीना, पवित्र महीना हिंदुओं में माना जाता है। सावन बड़ा शुभ महीना माना जाता है। अभी आषाढ़ चल रहा है, आषाढ़ को कहा जाता है कि कोई भी नया काम आषाढ़ में नहीं करना चाहिए। ये हमारे घर में भी बात होता है, हम सामान तक नहीं खरीदते हैं। और सावन के बाद आएगा भादो, भादो को भदवाही कहते हैं, मतलब वो भी बहुत डल महीना हो जाता है, बारिश होता है, किच रहता है। तो सावन शुरू हो रहा है 22 जुलाई को, 19 अगस्त को पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, और उसी दिन से भादो शुरू हो जाएगा। तो 22 जुलाई से 19 अगस्त तक का डेट आप नोट कर लीजिए। इसी सावन में आदमी कहता है कि गृह प्रवेश भी लोग करते हैं, नया काम शुरू किया जाता है, सब चीज नया किया जा सकता है। तो हो सकता है कि नीतीश फिर से एक नई राजनीति शुरू करे। तो यही डेट कहा गया है। और दिल्ली से जो एकदम मतलब रिलायबल सोर्स है, देखिए मैंने कई खबर उसके माध्यम से, सोर्स के माध्यम से मैंने किया है और वो खबर सही भी उतरा है, कई बार हमने देखा है। उनके मार्फत ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बहुत गुस्से में संजीव बंस का जो छापा पड़ा है। तो सारे पॉसिबिलिटीज पर हमने चर्चा किया आदेश जी। आरजेडी क्या कर सकती है, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार से लेकर, और बीजेपी क्या कर सकती है ललन सिंह को लेकर। देखिए क्या होता है। लेकिन ये जमीनी हकीकत हम बता रहे हैं आपको
ये खेल चल रहा है बिहार में। नीतीश कुमार कैन स्विच साइड्स, फिर से एक बार वो पलटी मार सकते हैं। तो नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मार सकते हैं, क्योंकि ईडी का छापा जो है वो संजीव हंस पे नहीं बल्कि नीतीश कुमार पे पड़ा हुआ है। और नीतीश को ये डर हो सकता है, उनको आशंकित हो सकते हैं कहीं हो ना हो दिल्ली के सीएम की तरह या फिर झारखंड के सीएम की तरह बीजेपी धीरे धीरे उनके गिरेबान पर भी हाथ डाले, उससे पहले ही अपना दांव चल दें। देखिए क्या होता है। ये पूर्वधारणाओं पर जो है वो सारा हमने एनालिसिस किया, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो घटनाक्रम चल रही है, क्या होता है अभी देखिए। जो आपको लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।